हाँ, तो आज हम लोग लेकर आए हैं ओसीएम का सेकंड लेसन, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग देख रहे हैं। पहले दिन हमने क्या देखा था? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। दूसरे दिन हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है स्टाफिंग। अच्छा, स्टाफिंग नाम से ही पता लग जाता व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी क्या होता है? स्टाफिंग यानी भर्ती। स्टाफिंग यानी क्या होता है? भर्ती करना, कोई चीज की भर्ती करना। अब मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, एक स्टार्टअप कंपनी शुरू किया हूं, तो मुझे एसेंशियल कुछ जो पोस्ट है उसके लिए तो भर्ती करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, एक टेली कॉलर हो गया, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, है ना, एक क्लर्क हो गया जिसको हम लोग बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, है ना। तो ये ऐसे 3 लोगों की मुझे जरूरत पड़ेगी प्रायोरिटी बेस पे। तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा, तो किस आधार पे सिलेक्ट करूंगा? मान के चलो कि मुझे एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, तो मैं उसमें क्या स्किल देखूंगा? कंप्यूटर ऑपरेटर अगर मुझे चाहिए तो क्या स्किल देखना चाहिए? मुझे क्या स्किल देखना चाहिए? अगर मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है डेटा एंट्री के लिए, तो मैं उससे इंटरव्यू में क्या पूछूंगा? नाच सकता है क्या? गा सकता है क्या? खा सकता है क्या? सो सकता है क्या? अब क्या आता है? नहीं। जब मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है तो मैं यही बोलूंगा कि भैया तुम्हें कंप्यूटर आता है क्या? कंप्यूटर में आपने कौन कौन से कोर्स किए हैं? मेरा इस तरीके का काम है, आप ये करने के लिए एलिजिबल हो क्या? आप सक्षम हो क्या? ये रहेगा। ये नहीं बोलेगा कि आप खाना खाते आता क्या, सोते आता क्या, लड़की पटाते आता क्या। नहीं, ये सब चीजें नहीं पूछेंगी, है ना। तो थोड़ा सा बुद्धि विकास करो, है ना, आइडियल मत बैठो, प्रश्नों के जवाब देते जाओ, है ना। अब मुझे अगर एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़ी तो मैं उससे क्या सवाल पूछूंगा? मार्केट चलाना आता है। अरे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव यानी क्या होता है? मार्केट में जाके प्रचार और प्रसार करने वाला, मेरे कंपनी के बारे में। मेरी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, मेरी कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है, आपको इतने में पड़ेगा, आपको ये करना होगा, वो होगा। तो ये चीज के बारे में जो प्रमोशन करने जाए, मर्चेंडाइज करने जाए, उसे हम लोग बोलेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। समझ में? टेली कॉलिंग के लिए एग्जीक्यूटिव रखा तो मैं उसे यही बोलूंगा कि भैया आप बात करने में कैसे हो, आपका कन्विंसिंग पावर किस तरीके का है। तो वो सब चीजों को अगर मैं फुलफिल करता हूं, वो चीजों को अगर मुझे ऐसा सेटिस्फाइड होता है कि भैया आगे वाला जो मेरे सवालों के जवाब है बड़े आसानी से दे रहा है, तो फिर मैं उसे हायर करूंगा। तो उसे कहा जाता है स्टाफिंग। सिर्फ इतनी से ही बात को स्टाफिंग नहीं कहा जाता। स्टाफिंग यानी कि हमने भर्ती कर लिया, लोगों को रख लिया काम पे, बस इतना ही नहीं है। उनसे काम कैसे निकाले, कब निकाले, किस तरीके से निकाले और क्या निकाले, ये सब चीजों का समावेश होता है स्टाफिंग। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका वर्क प्लान देखेंगे और उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे कि स्टाफिंग यानी होता क्या है। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखो, एक एक स्टेप जब हम सामने जा रहे हैं, पहले हमने प्लान देखा, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग देखा, उसके बाद अब स्टाफिंग देख रहे हैं। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आ ही गया। ये देखो, स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमने जो प्लान बनाया था और उसे ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें एग्जीक्यूशन का काम अब स्टाफिंग के रूप में होगा। जब तक कि हम स्टाफिंग नहीं करेंगे, ये प्लान और ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेगा। तो ये किस तरीके से होता है? इट इज प्रोसेस ऑफ अट्रैक्ट करो कि हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी से जुड़ो। रिक्रूटिंग, अब उनमें से जो एलिजिबल है पर्सन, उनको रिक्रूट करना, यानी कि उनको इंटरव्यूज के लिए बुलाना और उनका इंटरव्यूज कंडक्ट करना। उसके बाद में सिलेक्टिंग, उनके एबिलिटी के हिसाब से उनको सिलेक्ट करना। जो पोस्ट के लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, तो वो अगर मेरी फुलफिल होती है तो उन्हें सिलेक्ट करूंगा उस आधार पे। उसके बाद प्लेसिंग, उनको निर्धारित जगह पर मैं प्लेस करूंगा कि भैया आपको काम वहां करना है, ये आपकी जगह है और आपको यहाँ हो सकता है मेरा बिजनेस एक्सपांड है,
मैं इंटरव्यू नागपुर में ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत है इंदौर के ब्रांच में, तो मैं इंटरव्यूज यहाँ कंडक्ट करूंगा और उससे बोलूंगा कि भैया आप इंदौर में काम कर सकते हैं क्या। तो वहाँ जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसे मैं प्लेस करूंगा कहाँ, इंदौर वाली ब्रांच पे। तो प्लेसिंग, अप्रेजिंग यानी हर साल उनका अप्रेजल होना चाहिए। अप्रेजल यानी कि उनकी जो मेहनत है, उन्होंने जो योगदान दिया है, उसके ऊपर उन्हें कुछ न कुछ सैलरी एक्सपेंसेस बढ़ाकर देना पड़ेगा, है ना। सैलरी में कुछ और ज्यादा अप्रेजल चीजें देनी पड़ेगी। रिम्यूनेटिंग यानी कि उन्हें हम लोग महंगाई भत्ता बोलो, ट्रैवलिंग भत्ता बोलो, इस तरीके से हमें हर एक पर्क उन्हें देना होगा। पर्क, एक चॉकलेट आती है ना, पर्क यानी मालूम है उसका मीनिंग क्या होता है? पर्क यानी, पर्क का मीनिंग होता है गिफ्ट। तुमने कुछ मेहनत की है, वो मेहनत का तुम्हें अब पारितोषिक मिल रहा है, तो उसका नाम है पर्क, है ना। तो यहां भी वही रहता है कि अच्छे से बेस्ट मैं जो अपनी तरफ से दे सकता हूं, वो बेस्ट से बेस्ट मैं पर्क उन्हें दे सकूं, जिसका नाम है रिम्यूनेटिंग। उसके बाद में है डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। उन्हें स्किल तो आती है, उन्हें एक्सपीरियंस भी है, उनका एजुकेशन भी प्रॉपर हुआ है, लेकिन उन्हें मेरे कंपनी का वर्क फ्लो और मेरे कंपनी में क्या काम होता है ये नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, पहले उनको डेवलप करूंगा उस तरीके से। जब मैं डेवलप करूंगा तो अब वो उस लायक हो गए, जब मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा उस लायक हो गए, तो अब मैं उन्हें काम दूंगा इंडिविजुअली, अब वो काम कर सकते हैं। और उसके बाद में आता है रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फ्लोज। और ये सब चीजें कर कर अब जो मेरा काम चलेगा वो स्मूथ वे से चलेगा, क्योंकि मैं ये हर एक प्रोसेस से गुजरा हूं। कौन से वाले? अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रिम्यूनेटिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग। ये प्रोसेस से को आगे बढ़ाकर मैंने अब स्टाफिंग कर लिया हूं, तो अब मेरा वर्कफोर्स प्रॉपर स्मूथ वे से चलेगा, एज पर माय प्लानिंग, एज पर माय ऑर्गेनाइजिंग, which I thought it will be happen in staffing। अब स्टाफिंग वो चीज को हकीकत में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम लोग देखते हैं। स्टाफिंग से क्या हो, सबसे पहले वो जमाना गया जब चालक ही मालक रहता था। चालक ही मालक यानी एक गाड़ी खरीद लिए अपन ने, वो गाड़ी अपन खुद चला रहे हैं और पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं या समथिंग कुछ जो भी काम कर रहे हैं, तो चालक ही मालक। लिखते थे, बड़े शान से लिखते थे, चालक ही मालक, है ना। अब देखना वो लिखना बंद हो गया, क्यों? क्योंकि अब एक गाड़ी से नहीं हो रहा। एक गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा और दूसरी गाड़ी खरीदूंगा और नौकर रखूंगा या तो कोई ड्राइवर रखूंगा और उसको दूंगा चलाने, है ना। तो अब क्या हो गया कि मेरे पास हेल्पिंग हैंड बढ़ गए। हेल्पिंग हैंड बढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए अब यहाँ इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन, इस तरीके के 10 पॉइंट्स है जहां स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि क्या चीज होती है। इफेक्टिव मैनेजरल फंक्शन, अब मैंने अगर स्टाफिंग किया तो मेरा मैनेजमेंट लेवल प्रॉपर बढ़ेगा। स्टाफिंग अगर अच्छी हुई तो उस हिसाब से मेरा मैनेजरल जो फंक्शन है वो इंप्रूवाइज होगा। अगर मेरे पास स्टाफिंग, या तो हो सकता है पोस्ट बहुत सारी खाली हो और मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, तो मेरा मैनेजरल जो मैनेजिंग जो करता हूं मैं, इसके फंक्शंस में कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो काम के लिए जो बंदा चाहिए वो बंदा मैंने रखा नहीं, तो वो काम मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया लोगों में। तो अब क्या हो गया, एक बर्डन हो गया कि खुद का तो काम कर रहे हैं लोग, लेकिन उसके साथ साथ वो पर्टिकुलर पोस्ट का भी काम वो लोग कर रहे हैं। तो हो सकता है मेरा वर्क फ्लो थोड़ा सा खराब हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं इफेक्ट मेरे मैनेजरल लेवल पे या तो मैनेजरल फंक्शन पे आएगा। तो अगर स्टाफिंग अगर अच्छे से होती है तो इसका स्मूथ इफेक्ट, इसका बेटर इफेक्ट मेरे मैनेजरल फंक्शन पे आएगा। उसके बाद लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। अब यहां मैं इस बात के लिए सक्षम हूं कि जो भी मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो भी इंसान के रूप में मेरे पास जो काम कर रहे हैं, उनका मैं अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकता हूं। अब मैंने मान के चलो कि मेरा बिजनेस बढ़ गया, मैंने हर एक काम के लिए 2-2 लोग रखा हूं। अब 2-2 लोग इसलिए रखा हूं, देखना होता है बहुत सारी जगह एक पूरी टीम बन के वो एक काम करती है। क्यों करती है? एक तो होता है काम का बर्डन होता है। अब कैसा होता है साइंटिफिकली, कोई काम को अगर हमने देखा, अगर
हमने ओसी का शायद पहला लेसन है जो साइंटिफिक मेथड हमने देखा था मार्क्स लॉ का, तो उसमें लिखा है, उसमें ये बताया गया है कि हमें कोई भी काम को साइंटिफिकली प्रूव करना है कि वो एक बंदा कर सकता है क्या। अगर एक बंदा कर सकता है तो उसे समय कितना लगता है, उसके वजह से बर्डन बढ़ेगा क्या, उसके वजह से उसको मेंटली कुछ इफेक्ट होता है क्या। अगर इस तरीके का अगर कुछ काम है तो मैं क्या करूंगा, स्टाफिंग बढ़ा दूंगा। काम बहुत ज्यादा है तो मैं स्टाफिंग बढ़ा दूंगा, तो उस वजह से क्या होगा, काम डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो उतना मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, मेरा मैनेजरल फंक्शन प्रॉपर वे से स्मूथ वे से काम करेगा। तो इसीलिए लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो मैं बेटर वे से ह्यूमन रिसोर्सेज यूज कर पाऊंगा। और उसके लिए देखना आजकल के जमाने में HR भी होते हैं। HR यानी क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव। इनका काम क्या है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में तालमेल बिठाना। एम्प्लॉयर यानी मालक डायरेक्ट आकर एम्प्लॉय से डायरेक्ट बात नहीं करेगा, वो अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से बात करेगा कि भैया क्या क्या तकलीफ हो रही है एम्प्लॉयज को, ये मेरे कानों तक के आप बताएंगे, या तो मुझे एम्प्लॉयज से क्या तकलीफ हो रही है ये आप उनके कानों तक बताएंगे। यानी कि एक मीडिएटर होता है ना। तो हम इस वे से बड़े स्मूथ वे से अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण है, राजा महाराजाओं के जमाने में देखना, राजा महाराजा आराम से बैठे होते थे, उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता था। वो लोग रखते थे, पहले देखना उनके पास पूरा स्टाफ रहता था, खजांची, सचिव, मुनीम जी, है ना, मंत्री, संतरी, ऐसे बहुत सारे उनके पास, लिखा पढ़ी वाला लेखपाल, है ना। इस तरीके से उनके पास पूरी स्टाफिंग होती थी और इनका काम एक ही चीज रहता था कि हर एक अपने डिपार्टमेंट को प्रॉपर वे से चलाना। इससे क्या होता था, राज्य अच्छे से चलता था, राज्यपाल इस तरीके से होते थे। देखना वही चीजें आज भी कहीं ना कहीं हर देश का एक नींव है, उसी को हम लोग आजकल पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें हमने वही चीजों को एक जिला स्तरीय पे बोलिए या तो एक ग्राम पंचायत के रूप में हर एक जगह स्टाफिंग कर कर प्रॉपर फुलफिल किया है। लेकिन ये जो देन है हमको, ये राजा महाराजाओं के जमाने से देन है। अब अगर नाम सुना होगा मोहनजोदारो, जो अपना जो हाईटेक सोसाइटी थी, भारत की धरोहर है, मोहनजोदारो हो गया, है ना, हड़प्पा हो गया, ये ऐसी सिविलाइजेशन थी जो सभ्यता और वहां की टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। वहां हर एक डिपार्टमेंट का एक मुखिया होता था, जिसको हम आज के जमाने में बोलते हैं HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसका काम रहता है कि वो अपने डिपार्टमेंट, उसे जो भी काम दिया गया होगा, शहर साफ करने का डिपार्टमेंट, तो वो वही काम प्रॉपर वे से देखेगा, तो HOD। तो इससे क्या होगा, जो उनका एम्प्लॉयर है यानी कि जो मेन बॉस है, उसे हर एक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में आसानी होगी। वो जाके डायरेक्ट एम्प्लॉय से नहीं पूछेगा कि भैया तूने आज वहां का गटर साफ किया है या नहीं किया है, वो डायरेक्ट HOD को बुलाएगा कि भैया मुझे वहां से कंप्लेंट आई है और वहां मेरे तक कंप्लेंट क्यों आई है, कंप्लेंट आना था तुम तक और तुमने ही वो रिसॉल्व करना चाहिए था। तो इस तरीके के इफेक्ट आपको दिखेंगे प्रॉपर अगर स्टाफिंग होगी तो। उसके बाद में तीसरा आता है बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल रिलेशनशिप यानी कि एक तालमेल बहुत अच्छा जुड़ सकता है। अब इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर स्टाफिंग किस तरीके से चाहिए, वर्कर चाहिए, वर्कर के ऊपर टीम लीडर चाहिए, टीम लीडर के ऊपर सुपरवाइजर चाहिए, सुपरवाइजर के तरफ ऊपर मैनेजर चाहिए, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर चाहिए, सीनियर मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर चाहिए, जनरल मैनेजर के ऊपर ओनर चाहिए, या तो बहुत सारी पोस्ट होती है, CEO, COO, ऐसे बहुत सारे बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद में होता है फाउंडर। तो ऐसा पूरा एक है ना हिरार्की लेवल एक चलते रहता है ना, हिरार्की लेवल चलते रहता है। तो इनका कॉर्डियल रिलेशनशिप प्रॉपर वे से चलेगा। वो ओनर आकर एम्प्लॉय से नहीं बात करेगा कि भैया ये काम कर देगा क्या, वो अपने से नीचे वाले को बताएगा, उससे नीचे वाले को। तो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप प्रॉपर बन जाता है स्टाफिंग अगर अच्छी हो तो। उसके बाद में आता है हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब स्टाफिंग से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस तरीके से अच्छा होगा, देखो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा CSR, इसका मैं फुल फॉर्म आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन बाद में उसके ऊपर हम लोग एक अच्छा जब वीडियो लेंगे, ये सरप्राइज है CSR। तो CSR अब क्या होता है, जब कोई भी कंपनी बड़ी होती है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अब मुझे एक चीज बताओ, मुकेश अंबानी
एशिया का सबसे अमीर इंसान है, पूरी दुनिया का टॉप 10 की लिस्ट में आता है, टॉप 10 की, पूरी दुनिया में जो 10 जो सबसे अमीर है ना उनके लिस्ट में आता है मुकेश अंबानी, है ना, अदानी, ये लोग सब टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं दुनिया के, और एशिया के सबसे टॉप अमीर है। अब ये इतने अमीर है कि ये आगे इनकी अगर 10 पीढ़ियां भी आ जाए ना तो ये लोग आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। तो अब इन्होंने यार काम धंधा छोड़ देना चाहिए, अब आराम से बैठ के एंजॉय करना चाहिए लाइफ। लेकिन आज भी मुकेश अंबानी सवेरे उठ के अपने वही काम करता है जो उसे करना होता है, ऑफिस जाता है, सब चीजें करता है, वो घर में आराम से बैठे हुए नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अब इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि वो सारा ऐसा ऐसा लेटे रहे और बोले कि भैया चाय ला दे, दुबई जा और चाय ला, ये ले मेरा चौपर पकड़, दुबई जा चाय ला। इतनी औकात है। जब इतनी औकात है तब भी वो काम पर क्यों जाता है? वो ऑफिस में जाकर बैठता क्यों है? आदत से नहीं, जिम्मेदारी से। उनके ऊपर अब क्या जिम्मेदारी आ गई है कि भैया मेरे वजह से हजारों लोगों के घर का चूल्हा जल रहा है। वो जिस दिन घर पर बैठ गया उसका मैनेजरल फंक्शन पूरी तरीके से सत्यानाश हो गया, क्योंकि उसके नीचे के लोग सीधा यही बोलेंगे भैया ओनर नहीं है, आज छुट्टी मनाओ। एक जो लगाम रहेगी कंपनी के ऊपर, वो कंपनी के ऊपर की लगाम अगर हट गई तो वहां का जो मैनेजरल फ्लो है वो टूट जाएगा, कहीं ना कहीं डिले हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा? काम में इफेक्ट आना शुरू होगा। जो रेवेन्यू जनरेट होना है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो वो भर्तियां नहीं कर पाएगा। भर्तियां नहीं कर पाएगा तो बहुत सारे लोगों के घर के चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे। अब समझे जिम्मेदारी क्या होती है? इसे कहा जाता है CSR। CSR यानी कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की जो सोशली वो लोग निभा सके, है ना। तो यहाँ स्टाफिंग से ये मदद मिलती है कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अच्छे से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, यानी कि बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। अगर हमारी स्टाफिंग अगर प्रॉपर है तो हमने अगर हर काम के लिए प्रॉपर पोस्ट अगर जनरेट की और वो प्रॉपर पोस्ट के लिए हमने अगर एक को एक्वायर किया, एक्विजिशन करके किया है हमने वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी बेरोजगार नहीं घूमेगा, कोई भी छपरी बनकर रीले नहीं बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मदद मिलती है स्टाफिंग के जरिए। अब उसके बाद देखो बहुत लोग बोलते हैं कि यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब है, मार्केट में जॉब ढेरों है। हाँ, हो सकता है कम पैसों का है। अब कैसा है, हम लोग अपने औकात के हिसाब से जॉब ढूंढते हैं कि भैया मैंने इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं 10,000 रुपये का जॉब नहीं करूंगा, तो मैं कोशिश करते रहूंगा और कोई अगर अच्छा जॉब मिला तो मैं कर लूंगा, है ना। अब ये ठीक है, सोचना बिल्कुल सही है कि यार भैया मैंने ग्रेजुएशन किया हूं तो मैं झाड़ू मारने वाला जॉब तो करूंगा नहीं। झाड़ू मारने वाला जॉब कब करूंगा? अगर वो सरकारी नौकरी है तो, है ना। सरकारी नौकरी में चलेगा क्योंकि वहां सैलरी ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर एक झाड़ू मारने वाला है तो आज के जमाने में कितना 7 से 8 हजार रुपये मिलेगा उसे, है ना। तो एक ग्रेजुएट बंदा नहीं कर पाएगा वो चीजें, है ना। लेकिन वो बंदा तो कर सकता है ना जो उस लायक है, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, उसे झाड़ू पोछा आता है, वो कर सकता है ना। लेकिन उनके भी नखरे बढ़ गए। भैया 7,000 8,000 में करते क्या? दारू नहीं आती शाम की। हाँ, अगर मैंने 300 के रोज पी लिया तो 7-8 हजार तो ऐसे खत्म हो गए, मैं घर में क्या दूंगा, है ना। तो रोजगार बहुत है मार्केट में, लेकिन करने वाले बहुत कम, है ना, करने वाले बहुत कम। तो वहां कैसा है, ये चीज अटक जाती है। तो लेकिन हर छोटी बड़ी कंपनियां अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करती जरूर है। उसके बाद में हम लोग आते हैं हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। अब स्टाफिंग अगर मैंने प्रॉपर कर लिया, अब कहीं मेरे कंपनी में टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, अपने जो स्टाफ है उसको डेवलप करूंगा, या तो एक नई पोस्ट जनरेट कर उसके लिए स्टाफिंग करूंगा, ताकि वो टेक्नोलॉजी का यूज करके मेरी कंपनी को और आगे बढ़ाऊं और रोजगार संधियां सबके लिए लाऊं। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज को यूज करना। अब टेक्नोलॉजी यानी कैसा है, देखिए पहले के जमाने में हर चीजों की लिखा पढ़ी होती थी, जिसे हम लोग कहते थे क्लर्क, मराठीत आपण त्याला म्हणत तो कारकून, है ना। तो ये जो क्लर्क है, LDC UDC जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाबू, वो बाबू सोना वाला नहीं,
वो तो अलग, वो एल पाड़े वाला है, बाबू नहीं। बाबू यानी कि वो बंदा जिसका लिखा पढ़ी, देखो अकाउंटेंट कुछ नहीं होता था पहले, बाबू ही सब चीजें करता था। वो भी सटीक तौर पर एक बुक में उनकी एक लाल किताब होती थी बड़ी सी, और उसी में सब चीजें मेंटेन करता था। अब वो चीजें कंप्यूटर ने ले लिया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर ने ले लिया है। अब वही अकाउंटिंग को हमने अपने इंडिया में जो सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर चलता है टैली है ना, वो आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो वो बाबू सोना काम नहीं करेगा वहां। वो बाबू को क्या करना पड़ेगा, अब अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, एक नई टेक्नोलॉजी सीख के आना पड़ेगा कि भैया जो काम मैं अब लाल किताब में करता था वही काम मुझे कंप्यूटर में पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर पे करना है, तो मुझे वो सॉफ्टवेयर आना जरूरी है, और सॉफ्टवेयर के पहले वो कंप्यूटर आना जरूरी है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी में मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूं, है ना। तो यहाँ मैं अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता हूं, और अदर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज से मेरा बिजनेस प्रॉपर अच्छे से चल सके, वो रिसोर्सेज को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, है ना। तो क्या करूंगा, मैं अपने स्टाफ को डेवलप करूंगा, या तो अगर उनमें से उस काबिल नहीं है तो मैं एक नया स्टाफ जनरेट करूंगा और उसको मैं हायर करके वो टेक्नोलॉजी पे काम करने दूंगा। तो हो गया, यहाँ से क्या हो गया, एक तीर से दो निशाने हो गए कि एक जन का घर का चूल्हा जलना चालू हो गया, और मुझे जो चाहिए था टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला वो मुझे मिल गया, तो दोनों के काम हो गए, है ना। तो एक तीर से दो निशाने। तो ये हो गए पॉइंट। उसके बाद में इंप्रूव इफिशियंसी। अब हर चीजें परफेक्टली, स्टाफिंग हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, हर चीज मैंने स्टाफिंग वगैरह सब प्रॉपर कर दिया, मेरा वर्क फ्लो, वर्क फोर्स बहुत स्मूथ वे से चल रहा है। अब मुझे उसके ऊपर रिजल्ट बड़ा इफेक्टिव मिल रहा है। अब मुझे क्या हो रहा है, रिजल्ट बड़ा इफेक्टिव मिल रहा है। इंप्रूव इफिशियंसी, मेरे काम में अब स्मूथनेस आ रही है, इफिशियंसी इतनी प्रॉपर हो गई है कि मैं अगर बोलूं कि भैया मुझे ये काम करके चाहिए, तो मेरा स्टाफ क्या करेगा, वो काम को स्मूथ वे से एकदम लो रिस्क पे, लो स्क्रूटनी पे वो काम मुझे करके देगा। स्क्रूटनी यानी क्या कि उसमें जो बग्स आते हैं, बग्स यानी कि कुछ गलतियां जो होती है, ये निम्न स्तर पे जाएगी, क्योंकि अब मेरा काम बड़ा स्मूथ वे से चल रहा है, क्योंकि अब मेरे पास जो स्टाफिंग है उस लेवल की है जो मुझे चाहिए थी। तो मेरे बिजनेस को बड़ा एफिशिएंसी वो ग्रो कर सकता है, इंप्रूवाइज कर सकता है। तो ये हो गया स्टाफिंग। उसके बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर मेरी स्टाफिंग प्रॉपर है, अगर मेरा स्टाफ खुश है, हर एक चीज प्रॉपर वे से हो रही है, जो मुझे चाहिए मेरा स्टाफ मुझे दे रहा है, और जो स्टाफ को चाहिए मैं उन्हें दे रहा हूं। अभी इसमें बहुत सारे पर्क्स वगैरह, इसके बारे में हमने पहले भी वीडियोस बना चुके हैं। तो जो चीज स्टाफ को चाहिए मैं स्टाफ को दे रहा हूं, जो चीज मुझे चाहिए वो स्टाफ मुझे दे रहा है। तो ये एक कॉर्डियल रिलेशनशिप की वजह से अब मैं लॉन्ग टर्म वो बिजनेस प्रॉपर कर सकता हूं। अगर वो लॉन्ग टर्म अगर बिजनेस अगर मैं कर पा रहा हूं तो किसकी वजह से कर पा रहा हूं, स्टाफिंग की वजह से। तो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं हर एक प्रोस्पेक्टिव को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकता हूं। अब मेरा बिजनेस है तो मैं उसको एक्सपांड करने की सोच सकता हूं कि भैया यहाँ तो स्मूथ वे से चल रहा है, मेरा स्टाफिंग एकदम परफेक्ट है, अब मैं कहीं और जाके भी उसी तरीके का बना सकता हूं। उसके बाद में आता है एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, जो मैंने CSR कहा था, CSR कहा था, वो कहीं ना कहीं यहाँ भी समावेश होता है। अब यहाँ एसेंशियल कंट्रीब्यूशन में हम लोग अगर देखेंगे तो दो पहलू होते हैं। स्टाफ की तरफ से एसेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए कि उसने वो बिजनेस को अपना रोजी रोटी का घर समझना चाहिए, यानी कि उसे भी अपने घर के जैसा ही देखभाल करना चाहिए स्टाफ ने, है ना। और एम्प्लॉयर यानी कि जो मालिक है, मालिक ने अपने स्टाफ को बच्चों के जैसा देखना चाहिए। इस तरीके का अगर रिलेशन अगर बना तो मैं बोल रहा हूं कि वो बिजनेस को आसमान छूने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं, टाटा, रतन टाटा का, है ना। वो इतना अमीर इंसान, दानी धर्म, CSR बहुत करता था, वो 1500 करोड़ उसने सिर्फ कोरोना काल में दान कर दिया उसने, है ना। तो अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठकर खाना खाता था, और वही खाना खाता था जो लोग वो लोग खाते थे। यानी कि उसने क्या कॉर्डियल रिलेशनशिप इतना प्रॉपर रखा था कि हर एम्प्लॉय क्या सोचता था कि टाटा ये मेरा एक घर है, टाटा समूह ये मेरा घर है, इसको मैं उसी तरीके से ट्रीट करूंगा जैसे मैं अपने घर को करता हूँ, है ना। तो उससे कैसा हो गया, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव सोचते गए टाटा जी को, और उन्होंने ऐसे ऐसे अचीवमेंट कर लिए। अगर आपने देखा होगा कि उन्हें अभी उसके ऊपर वेब सीरीज भी आई है, टाइटन की घड़ी, है ना। अपने इंडिया में कोई ये जो अपने ना 100 150 की जो घड़ियां पहनते हैं, अपनी औकात ये भी नहीं थी कि ये घड़ियां बना पाए। ये कहाँ से बनती थी, स्विट्जरलैंड, सबसे
ये याद रखना, स्विस करके आती थी घड़ी जो सबसे महंगी और आज भी महंगी। तो ये लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। वो लोग अपने को इतना तुच्छ समझते थे, या मैन्युफैक्चरिंग होने नहीं देते थे, बोलते थे तुम लोगों की औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। टाटा ने दिमाग लगाया कि भैया इंडिया में बनाएंगे, हम लोग इंडिया में वो टेक्नोलॉजी लाएंगे और बनाएंगे। तो उसने 2 बंदों को पकड़ा और उनको सीधा बोला कि भैया मुझे उनको उनकी औकात दिखाना है, उनको उनकी औकात दिखाना है। मुझे इंडिया में ऐसा ब्रांड चाहिए जो टक्कर दे सके पूरी दुनिया में, और तब तक कि मैं घड़ी नहीं पहनूंगा। उन्होंने 6 से 7 साल घड़ी नहीं पहने हाथ में। और पहले घड़ी पहनना बोले तो एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था, क्योंकि घड़ियां नहीं थी मार्केट में, और जिसके हाथ में घड़ी दिखती थी तो एक स्टेटस सिंबल रहता था। आज देखो कॉमनली हर एक के घर, हर एक के हाथ में स्मार्ट वॉच होती है ना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे तक पहुंच चुकी है। लेकिन एक जमाना ऐसा था कि घड़ियां नहीं होती थी, घड़ियां सिर्फ वो लोग ही ऑक्युपाई कर सकते थे जिनके पास पैसा है, जो फॉरेन से ला सकते थे। लेकिन इंडिया में फिर टाइटन नाम से शुरू हुआ एक धमाका। उन्हें बहुत समय लगा, रिजेक्ट होते गए, उनके मॉडल्स नहीं चलता गया मार्केट में, लेकिन बाद में ऐसा धूम मचाया कि टाइटन ने एकदम तबाही मचा के रखा। और आज भी टाइटन देखना सबसे टॉप पे चल रहा है इंडिया में, टाइटन की घड़ियां। और ये था किसका, सिस्टर कंसर्न कंपनी थी टाटा की। बाद में फिर टाटा टाइटन नाम से चलना चालू हुआ, टाटा की घड़ियां, है ना। बाद में फिर कैसा है, कुछ कोलैप्सन हुए, तो उस वजह से कैसा हुआ, टाइटन लड़खड़ा गया। तो टाटा ने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया कि भैया अब मैं चलाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन इसे डूबने नहीं दूंगा। तो ये होता है, ये चीज होती है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एसेंशियल कंट्रीब्यूशन अगर मेरा स्टाफ अगर मेरे कंपनी में देता है, तो मेरा भी दायित्व ये है कि मैं भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन कुछ दूं उनको, है ना। फैमिली के साथ है तो उनकी फैमिली का विचार मैं करूं, क्योंकि अगर वो मुझे अपनी फैमिली समझ रहे हैं तो मैं भी उनके फैमिली को अपनी फैमिली समझ सकूं। जैसे कि तेरी बहन मेरी बहन, तेरा भाई मेरा भाई, तेरी मम्मी मेरी मम्मी, तेरी बीवी मेरी बहन, है ना। तेरी बीवी मेरी बीवी नहीं हो सकती ना, तेरी बीवी मेरी बहन, है ना, भाभी, ऐसा हो सकता है। तो यानी कि रिलेशन कंट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सकता है। तो ये अगर हमने प्रोफेशनल वे से लाए, यही देखो रिलेशन क्या है, यही है। हम लोग फैमिली में इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल रिलेशन भी इसी तरीके से होता है। एक भावनात्मक अगर जुड़ाव अगर हम अपने एम्प्लॉयज से रखें, तो एम्प्लॉयज भी कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव हमारे एम्प्लॉयर से रखता है। तो यहाँ एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ से प्रॉपर वे से आ सकते हैं, प्रॉपर वे से दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन आएंगे, समझ में। उसके बाद में प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया मैं जहां जॉब कर रहा हूं, मुझे सैलरी मस्त मिल रही है, आराम है जिंदगी में, अब कोई टेंशन नहीं है। जॉब सिक्योरिटी, मुझे कोई जॉब से निकालेगा नहीं, है ना। जॉब सिक्योरिटी, पैसा अच्छा मिल रहा है, साल में बढ़िया बढ़ के मिल रहा है, बढ़िया है। और मेरे तरफ से मेरा मालिक भी खुश है, क्योंकि मैं काम में पूरे एड़ी चोटी का जोड़ लगा देता हूं। इसे कहा जाता है जॉब सेटिस्फैक्शन। अब एम्प्लॉयर यानी मालिक सोचता है भैया ये जो स्टाफ मैंने हायर किया हूं बड़ा अच्छा है, मस्त काम करके देता है मुझे। कभी अगर देर तक के रुकना है तो कभी उफ नहीं करता कि अरे यार देर तक के रुका दिए, ये कर दिए। हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ये समझता हूँ कि अगर ज़्यादा देर तक के रुकना है तो मैं अपनी तरफ से कुछ तो भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे दूँ। हो सकता है कि रात का खाना दे दूँ अगर ज़्यादा देर रुकना है तो। अगर खाना खाने के समय, जैसा 8 या 9 बजे का खाना खाने का समय होता है, अगर मेरा स्टाफ अगर रुका हुआ है तो भैया उनको कुछ दे दूँ, ट्रीट दे दूँ, है ना, नाश्ता पानी कुछ खिला दूँ, या तो फिर उनको रिम्यूनरेशन दे दो। रिम्यूनरेशन यानी कि जो हम लोग ओवर टाइम का जो पैसा बोलते हैं ओवर टाइम दे दो, है ना। तो ये हो गया मेरी तरफ से जॉब सेटिस्फेक्शन कि हाँ भैया जो मुझे चाहिए वो मेरा स्टाफ मुझे दे रहा है, चलो इनको रिम्यूनरेशन दे देता हूँ। और स्टाफ ये सोच रहा है कि भैया अगर रुके तो यहाँ और ज्यादा पैसा मिलता है, रुके तो खाना भी मिलता है, वो लोग भी सेटिस्फाइड। जॉब सेटिस्फैक्शन दोनों तरफ से प्रॉपर होता है। अगर स्टाफिंग अच्छी हो तो, अगर खराब हो, अगर एक आम सड़ा रहा तो टोकरी के पूरे आम सड़ा देता है, तो ऐसे हमको निकाल कर फेंक देते हैं हम लोग। तो यह भी स्टाफिंग में भी इस तरीके का है, एक ना एक नेगेटिव पर्सन रहता है। अबे क्या कंपनी है बे भगवान, अबे देती होंगी पैसा, लेकिन भाई अपना कोई ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या, उसको लेना बोलना पलट और भर से लात मारना, चल निकल। नहीं, क्या करता है वो निगेटिव माइंड करता है हर एक स्टाफ को, तो फिर हर स्टाफ निगेटिव बनते जाता है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वर्क फोर्स पे आता है। तो यहाँ कैसा होना चाहिए कि जॉब सेटिस्फैक्शन हर एम्प्लॉय को देखकर होना चाहिए, और हर एम्प्लॉय ने जॉब सेटिस्फाइड करना चाहिए अपने
एम्प्लॉयर को, तो दोनों हाथों से ताली बजेगी, तब जाके वो चीज प्रॉपर वे से होगी। उसके बाद में लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेंटेन हार्मोनी यानी संगीतमय लयबद्ध तरीका अपने बिजनेस को चलाने का। अब इसमें कैसा आता है, एक एक छोटे छोटे एग्जांपल है कि भैया कोई एम्प्लॉय मेरा थोड़ा सा लेट आ रहा है, 5 मिनट वो हमेशा लेट आ रहा है, तो मैं हमेशा चढ़ूंगा नहीं उसके ऊपर, तू आज लेट क्यों हुआ, मैं उसको थोड़ा सा कंसिडर करूंगा, क्योंकि वो जाता भी लेट है ना। तो आता भले लेट हो लेकिन जाता भी लेट है, तो अगर 9 घंटे का मेरा जॉब है तो 9 से ज्यादा देर बैठ रहा है, 9.5 घंटे बैठ रहा है वो, तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं उसे लयबद्ध तरीके से लूंगा। ऐसा नहीं कि भैया इतने बजे आना है, हाँ ये टाइमिंग है, हाँ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस होना भी चाहिए, एक जो डिसिप्लिन है वो होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि वो दूर रहता हो, ट्रैफिक जाम हो, कुछ ना कुछ, या तो फैमिली कुछ मैटर हो, कहीं कुछ उसे छोड़ने जाना पड़ता हो बच्चों को और फिर आना पड़ता है, तो कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इसी तरीके से हार्मोनिकल एक रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉयज के अंदर। तो इस वजह से कैसा है कि भैया हमें आप समझ के लो और हमें तुम समझ के लो, कि अगर दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो एक लयबद्ध तरीके से कोई भी काम चलता है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, देखो सिंक होना बहुत जरूरी है एक दूसरे के साथ। अगर हम लोग सिंक होंगे एक दूसरे के साथ तो ही मजा है ना, तभी मजा है कोई काम करने में, बोल लीजिए या कुछ। अब देखो ग्रुप डांस तब तक कि अच्छा नहीं लगता जब तक कि वो एक साथ सिंक में नजर ना आए। अगर मैं इधर हाथ कर रहा हूं तो दूसरा वाला इधर हाथ कर रहा है, अरे अच्छा लगेगा नहीं। तो एक स्मूथ वे से सबके हाथ अगर इधर है तो इधर ही होने चाहिए, कितना मस्त लगेगा वो चीज। तो इसी का आता है हार्मोनिकल मूवमेंट, और इसी तरीके का हार्मोनिकल मूवमेंट होना चाहिए हर एक बिजनेस में, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के लिए और एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉयर यानी क्या, मालिक, और एम्प्लॉय यानी क्या, वहां के नौकर भी नहीं, यानी कि एम्प्लॉय यानी कि वहां काम करने वाले, है ना, नौकर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय यानी नौकर, एम्प्लॉयर यानी मालिक, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने वीडियोस में एम्प्लॉयर बोला हूं यानी मालिक, और एम्प्लॉय यानी उनके हाथ के नीचे काम करने वाले नौकर, ठीक है। ये 10 पॉइंट समझ में आया। स्टाफिंग यानी क्या, अच्छा ये इसको मैंने ज्यादा देर इसलिए लिया क्योंकि स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस भी छोड़ो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई संस्था के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, लेकिन ज्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है ये 10 पॉइंट की किस तरीके से काम करते हैं। सिर्फ एक चीज याद रखना, स्टाफिंग के बारे में अगर लिखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही लिखना, अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रिम्यूनेटिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग। ये बैकबोन है किस चीज का, स्टाफिंग का, समझ में। तो एनएसए व्लॉग में आपका स्वागत है। नीलेश सर एकेडमी एनएसए आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए दबा के, वो भी, और नीडी पर्सन के साथ तो बिल्कुल शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद बंदों को ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग 12th में अच्छा स्कोर कर सके। अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो 90 बहुत आप स्कोर कर ही सकते हैं 12th क्लास में, वो भी कॉमर्स में। तो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। स्टे ट्यून अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।